नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की बीए फर्स्ट सेमेस्टर की दिसंबर 2023 की परीक्षा में लोक प्रशासन का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जिनके एमसीक्यूज पैटर्न पर परीक्षाएं हुई थी, उनके फर्स्ट पेपर की आंसर की कुछ इस प्रकार है। इसमें 40 प्रश्न पूछे गए थे एमसीक्यू के और सारे ही प्रश्न अटेम्प्ट करने अनिवार्य थे। इसी प्रकार सेकंड पेपर में भी 40 प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक जो प्रश्न थे वो कथन कारण बेस्ड थे, असर्शन रीजन। उनमें हमें प्रश्न पढ़कर ये पता लगाना था कि कथन और कारण सही हैं या गलत हैं। तो ऑप्शन ए उनको अटेम्प्ट करना होता है जिन प्रश्नों में कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी आंसर उसमें होगा जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी आंसर हमें उसमें देना होता था जिसमें कथन सही है कारण गलत है। और डी आंसर जब कथन गलत है और कारण सही है। तो ये 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, लोक प्रशासन को कानूनी दायरे के भीतर काम करना होता है। तो यह बिल्कुल सही बात है कि लोक प्रशासन किसी भी देश के संविधान, उसकी विधायिका के बनाए हुए कानूनों के अंदर ही काम करता है। वो अपने कार्य में कठोर होता है। ये भी सही है क्योंकि उसे बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यहाँ पर जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसमें आंसर बी होगा। दूसरा प्रश्न है कि लोक प्रशासन की पहचान सेवा प्रदान करने से होती है। ये बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना तथा सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहन देना है। ये भी राइट है, दोनों ही राइट है, बट कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, लोक प्रशासन सभी सोसाइटीज़ के लिए, सभी समाजों के लिए अनिवार्य है। आधुनिक समाज में लोक प्रशासन के कार्यों का उद्देश्य काफ़ी बढ़ गया है, इसमें भी आंसर बी हो जाएगा। जो चौथा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि प्रशासन प्रबंध से व्यापक शब्द है, यानी प्रशासन इज ए ब्रॉडर टर्म देन मैनेजमेंट। तो इसको सही मानेंगे। और दूसरा जो कथन कारण है वो है प्रबंधक प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यापक संरचना के तहत ही कार्य करता है, यानी प्रबंध प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसी अकॉर्डिंग काम करता है जिस अकॉर्डिंग प्रशासन ने पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड कर रखा होता है। इसमें आंसर ए होगा क्योंकि कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध की खोज औद्योगिक संगठनों के संदर्भ में हुई थी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वैज्ञानिक प्रबंध की खोज हुई थी और उस समय इसकी खोज औद्योगिक संगठनों के संदर्भ में हुई थी और इसे बाद में निजी और सरकारी सभी संगठनों में लागू किया गया था। ये दोनों ही बात सही है, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासन का परिवेश। तो ऐसी बात करते हैं रिग्स। प्रशासन की कहावतें, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं हर्बर्ट ए साइमन। विकास प्रशासन की बात करते हैं ला पालोम्ब्रा। और 3 प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस ये बात करते हैं रॉबर्ट डहेल। तो इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। मुन्नेरेले ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया था? तो मुन्नेरेले ने 4 सिद्धांत दिए थे। पहला समन्वय, फिर क्रमिक प्रक्रिया या पद सोपान, फिर कार्य विभाजन तथा चौथा सिद्धांत था सूत्र और स्टाफ। तो आदेश की एकता का सिद्धांत नहीं था। लुई ब्रेंडिस ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा दी थी 1910 में। बाद में इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था फ्रेडरिक टेलर ने। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ नहीं है? दैनिक कार्य योजना है। मनुष्यों के मध्य सामाजिक संबंध नहीं है क्योंकि ये मेयो की मानव संबंध उपागम में हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी कार्य के लिए उसका प्रमापीकरण टेलर में हमें देखने को मिलता है। और वैज्ञानिक चयन, प्रशिक्षण
और विकास, ये भी हमें वैज्ञानिक प्रबंधन में देखने को मिलता है। हॉथॉर्न प्रयोग की अवधि थी 1924 से 32 तक। मेयोवादियों को यूनाइटेड ऑटो वर्क्स ने काउ सोशियोलॉजिस्ट कहा था। मेयोवादियों की आलोचना में ये शब्द उन्होंने कहे थे, तो ये मेयोवादियों यहाँ पर सही होगा। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध को मानसिक क्रांति बोलते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि इससे मैनेजर्स, लेबरर्स यानी काम करने वाले, प्रबंधक और सोसाइटी, इन सब का भला होता है। श्रमिकों एवं प्रबंधकों की मान्यताओं, पूर्वधारणाओं, विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाता है। फ्रेडरिक टेलर से संबंधित नहीं है। पद्धति अध्ययन, समय अध्ययन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंधन और मैक्सिमम आउटपुट, ये सारे टेलर से रिलेटेड है, वैज्ञानिक प्रबंध से रिलेटेड है। लेकिन निर्णय निर्माण में तार्किकता साइमन से संबंधित है। फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? फंक्शनल फोरमैनशिप, कार्यात्मक फोरमैनशिप टेलर द्वारा प्रतिपादित है। इसे आदेश की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। टेलर ये मानते हैं कि एक कार्मिक के 8 बॉस होते हैं। यह आदेश की एकता के बिल्कुल विपरीत है। विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, ये वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर द्वारा दिया गया था। मानसिक क्रांति का सिद्धांत भी टेलर द्वारा प्रतिपादित है। और वैज्ञानिक आधार पर चयन, प्रशिक्षण और विकास, यह भी टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। कार्य विभाजन संगठन की आधारशिला है। वास्तव में यह संगठन का कारण है। तो मैस्लो अभिप्रेरणा के विचारक है, साइमन निर्णय निर्माण के विचारक है और वेबर नौकरशाही के विचारक है। जबकि लूथर गुलिक शास्त्रीय विचारधारा से रिलेटेड है और वो कार्य विभाजन को संगठन की आधारशिला मानते हैं। डॉक्टरी विधि और औद्योगिक मनोविज्ञान से संबंधित जो थिंकर हैं वो हैं एल्टन मेयो। ये दे रखा है, एल्टन मेयो ने जो प्रयोग किए थे उसमें फर्स्ट इंक्वायरी, प्रथम जांच जो थी वो कपड़ा मिल में की गई थी। तो बी में 4 सही होने पर ये वाला ऑप्शन सही होता है। सामाजिक संगठन, बैंक वायरिंग प्रयोग, मानवीय रुख और भावनाएं इंटरव्यू प्रोग्राम में, और महान प्रकाश प्रयोग है वो है रिले असेंबली टेस्ट रूम में। लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो लोक नीति को लागू करने के लिए संपन्न की जाती है। अंतिम उत्तर यूनिवर्सिटी का होगा, वही मान्य होगा, लेकिन यहाँ पर बी सबसे सही उत्तर नज़र आता है। प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, ऐसी परिभाषा ऑडवे टीड ने दी थी। लोक प्रशासन के फादर किसको कहा जाता है? वुडरो विल्सन को कहा जाता है। ये नवीन लोक प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यह पूछा गया है। तो नवीन लोक प्रशासन की 4 विशेषताएं हैं। प्रासंगिकता, मूल्यों पर जोर, सामाजिक समानता या समता तथा सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ पर मूल्यों की तटस्थता की बात की गई है, यानी मूल्यों पर एनपीए ने जोर दिया था, मूल्य तटस्थता पर जोर नहीं दिया था। तो ये नहीं है। प्रासंगिकता सही है, सामाजिक समता सही है। एनपीए ने परिवर्तन पर जोर दिया था, स्थिरता पर जोर नहीं दिया। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे। प्रशासन और राजनीति को अलग अलग मानने का किस किसने समर्थन किया? तो साइमन और एपलबी ऐसे विचारक थे जिन्होंने प्रशासन और राजनीति को अलग अलग नहीं माना था। वुडरो विल्सन तथा फ्रैंक जे गुडनाउ और एलडी वाइट ऐसे विचारक थे जिन्होंने प्रशासन और राजनीति को अलग अलग माना था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोक प्रशासन के विकास के दूसरे चरण को किस रूप में जानते हैं? यह वह दौर था जब सर्वाधिक सिद्धांत बनाए थे लोक प्रशासन के विद्वानों ने, 1927 से 1937। तो इनको सिद्धांतों का स्वर्ण काल भी कहते हैं। मिन्नोब्रुक सम्मेलन एनपीए से रिलेटेड है। पहला सम्मेलन 1968 में, दूसरा 1988 में और तीसरा 2008 में हुआ था। पहला एनपीए से रिलेटेड है। किसने उन 3 समस्याओं की पहचान की जो लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में
बाधक थी। रॉबर्ट डहल, जो कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के विचारक हैं। कौन कौन सी रचनाएं फ्रेडरिक टेलर द्वारा रचित है? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द शॉप मैनेजमेंट एंड द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फेयोल की पुस्तक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। होथोर्न प्रयोग के निष्कर्ष को 1939 में मैनेजमेंट एंड द वर्कर नामक पुस्तक में रोथलिस बर्जर ने प्रस्तुत किया था। प्रशासन का अर्थ उत्कृष्ट रीति से शासन करना, सेवा करना, काम करना और करवाना और उद्देश्य प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास, ये सारे अर्थ हैं प्रशासन की। प्रशासन शब्द की व्युत्पत्ति प्रशासता, जो कि एक संस्कृत शब्द है, उससे मानी जाती है। संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन का क्षेत्र है कार्यपालिका। लोक प्रशासन के क्षेत्र का विषय वस्तु दृष्टिकोण या पाठ्य विषय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? तो ये लेविस मेरियम ने प्रतिपादित किया। लोक प्रशासन वस्तुतः सरकारी प्रशासन है, ऐसा बोला था लोक प्रशासन के विद्वान प्रोफेसर मोहित भट्टाचार्य ने। प्रशासन सरकार के क्या और कैसे से संबंधित है, ये किसने कहा? कई जगह फिप्नर नाम भी आता है बुक्स में, बट यहाँ पर फिप्नर नहीं है, इसका उत्तर डिमोक होगा। लोक और निजी प्रशासन में अंतर के समर्थक नहीं है। तो हेनरी फेयोल का एक कथन है, आज हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, केवल एक ही प्रशासनिक विज्ञान है जिसे सब मामलों में समान रूप से सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते हेनरी फेयोल। कौन से विचारक ने प्रशासन को सरकार का चौथा अंग कहा? तो वो थे विलोबी। निजी प्रशासन का मुख्य लक्षण क्या है? निजी प्रशासन का मुख्य लक्षण है लाभ या मुनाफा कमाना। किसके अनुसार लोक प्रशासन राज्य के कार्यों पर लागू प्रबंध की कला और विज्ञान है? तो इसका उत्तर है वाल्डो। एक विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका क्या होती है? मात्रात्मक अधिक होती है। विकसित देशों में गुणात्मक अधिक होती है, लेकिन विकासशील देशों में मात्रात्मक अधिक होती है। एक अगला प्रश्न है, सही कालक्रम पूछा है इसमें, तो इसमें सही कालक्रम के लिए कोई भी उत्तर सही नहीं मिल रहा है। हनी प्रतिवेदन मई 1967, फिलाडेल्फिया सम्मेलन दिसंबर 1967 और मिन्नो ब्रुक सम्मेलन सितंबर 1968। तो यहाँ पर सही कालक्रम यह होता सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, इससे उल्टा जरूर मिल रहा है यहाँ पर। अगर उल्टा क्रम हो तो इसका आंसर सी होगा, लेकिन यह प्रश्न डिलीट होने लायक है क्योंकि इसमें सेकंड, फर्स्ट और थर्ड का कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है। क्रांति काल में लोक प्रशासन पुस्तक या लेख के लेखक कौन है? ड्वाइट वाल्डो। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 23, इसमें सेकंड पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसके 40 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। औपचारिक संगठन की मुख्य विशेषताएं होती है। औपचारिक संगठन स्थायी होता है, जानबूझकर इसका निर्माण किया जाता है तथा इसका आधार वैधानिक होता है। ये सारी विशेषताएं औपचारिक संगठन की है। अनौपचारिक संगठनों में सत्ता का प्रवाह कैसे होता है? औपचारिक संगठन में ऊपर से नीचे होता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन में नीचे से ऊपर भी हो सकता है या समतलीय भी हो सकता है। तो दोनों ही प्रकार से होता है, इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा। संगठन का अनिवार्य तत्व नहीं है। संगठन में सहयोग जरूरी है, उद्देश्य जरूरी है, ग्रुप जरूरी है, लेकिन स्वार्थ जरूरी नहीं है। ये नेगेटिव है, तो ये है उत्तर हो जाएगा स्वार्थ। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का स्टाफ है? स्टाफ को सामान्य, तकनीकी और सहायक निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए तकनीकी स्टाफ है। मुख्य कार्यकारी
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के काम करने के या कर्तव्यों के संबंध में कौन से विचारक ने पोस्ट कोर्ब शब्द की रचना की थी? ऐसे विचारक थे लूथर गुलिक। विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करने वाले अभिकरण को लाइन एजेंसी कहा जाता है, जबकि द्वितीय कार्य या गौण कार्य करने वाले अभिकरण को स्टाफ एजेंसी कहा जाता है। थ्रू प्रॉपर चैनल, उचित माध्यम के द्वारा, यह पद सोपान की विशेषता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पद सोपान के स्तरों का अनुपालन। आदेश की एकता सिद्धांत को रिजेक्ट करते हुए फंक्शनल फोरमैनशिप, कृत्यमूलक निर्देशन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विचारक थे F.W. टेलर। कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग ने प्रशासन के किस सिद्धांत को बहुत अधिक प्रभावित किया है? तो ये है स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का क्षेत्र। जैसा कि हम देख रहे हैं सीसीटीवी और बहुत सारे ऐसे सर्विलांस डिवाइसेज हैं जिनकी वजह से नियंत्रण का क्षेत्र है ये बहुत प्रभावित हो रहा है। समन्वय की बाधाएं क्या है? अत्यधिक कार्यभार होना, स्पेशलाइजेशन होना, कार्य का विशेषीकरण होना और नए नए अभिकरणों का बनना, उनका विस्तार होना, ये समन्वय की बाधाएं हैं। विकेंद्रीकरण के दोष। विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निचले स्तर पर अधिकार दिए जाते हैं, निर्णय निर्माण की शक्ति दी जाती है, तो निचले स्तर पर देने से केंद्रीय सत्ता जो होती है उसका नियंत्रण अपर्याप्त हो जाता है। राष्ट्रीय हितों के स्थान पर स्थानीय हित प्रमुख हो जाते हैं तथा प्रशासन में एकरूपता नहीं रह पाती। ये विकेंद्रीकरण के दोष हैं, तो ये सभी दोष हो जाएंगे। आज्ञा पालन के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक नहीं है? अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों की विश्वास के कारण आज्ञा के पालन कर लेते हैं, दबाव के कारण आज्ञा का पालन कर लेते हैं, वैधानिकता के कारण आज्ञा पालन कर लेते हैं, और तकनीकी ज्ञान इसमें एक ऐसा मुद्दा है कि ये एक नहीं है। साइमन ने सत्ता को स्वीकारने या आज्ञा पालन के निम्नलिखित कारण बताए थे, उनमें से ये 3 कारण मैच हो रहे हैं, ये कारण मैच नहीं हो रहा है, तो सही उत्तर होगा डी। सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति है, ये परिभाषा सत्ता या प्राधिकार की हेनरी फेयोल ने दी है। जब एक अधिकारी कुछ अधिकार ही अधीनस्थों को सौंपता है तब उसको कहते हैं आंशिक प्रत्यायोजन। जैसे मान लीजिए ये दो अधिकार इस अधिकारी ने यहाँ इसको सौंपे हैं, तो इसको बोलते हैं आंशिक प्रत्यायोजन, क्योंकि पूरे नहीं सौंप रहा है वो। उच्चस्थ अधीनस्थ संबंधों का विश्लेषण करके एक गणितीय फॉर्मूले का विकास किया था ग्रेक्यूनास नामक विचारक ने। किसका क्षेत्र उच्च स्तर पर व्यापक और निम्न स्तर पर संकुचित होता है? कोई भी संगठन होता है उसमें प्राधिकार शीर्ष पर होता है, लेकिन संगठन में जो इसके सत्ता के प्रभाव का त्रिभुज होता है वो उल्टा होता है, यानी सत्ता का प्रभाव यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर बहुत ही कम होता है। तो क्षेत्र में उच्च स्तर पर व्यापक प्रभाव होता है और निम्न स्तर पर संकुचित होता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही किस प्रकार का प्रभुत्व है? वेबर ने तीनों ही प्रकार के प्रभुत्व की बात की है, लेकिन ये नौकरशाही में वेबर ने लीगल रेशनल को रखा है और लीगल रेशनल में वैधानिक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी किसकी कृति है? सामान्य ज्ञ विशेषज्ञ विवाद में जो विवाद का मूल कारण है वो है सामान्य ज्ञों की प्रधानता। और कौन कौन से मामलों में? पद में, वेतन में और नीति निर्माण में, इन सभी में। नीति शास्त्र के नियमों को कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है सही क्रम चुनिए। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं के पद सोपान से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उसमें उन्होंने सबसे नीचे फिजिकल नीड को रखा है
यानी शारीरिक आवश्यकता। उसके बाद इन्होंने रखा है सुरक्षा आवश्यकता को, सिक्योरिटी रिलेटेड। उसके बाद इन्होंने रखा है सोशल नीड को, और उसके बाद रखा है इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट वाली नीड को, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट। और उसके बाद रखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि। तो ये क्रम सही हो जाएगा। उत्तरदायित्व के संबंध में क्या सही नहीं है? इस प्रश्न में अंग्रेजी में अकाउंटेबिलिटी दिया हुआ है, जबकि हिंदी में उत्तरदायित्व दिया है। तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। उत्तरदायित्व के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि अकाउंटेबिलिटी कहते हैं जवाबदेही को। तो प्रश्न थोड़ा सा अलग सा दिखता है, फिर भी इसका सही उत्तर एक यह हो सकता है, उत्तरदायित्व एक बंधन। ये दो सही है। एक सुमेलित करने वाला प्रश्न है जिसमें गैंग प्लैंक की थियोरी दी थी हेनरी फेयोल ने। नियंत्रण का क्षेत्र या ध्यान का क्षेत्र एवियो ग्रेक्युनास ने। निर्णय निर्माण के चरण बतलाए थे हर्बर्ट साइमन ने। और आवश्यकताओं के 5 सोपान का सिद्धांत दिया था अब्राहम मेस्लो ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अभिप्रेरक घटक नहीं है। हर्ज़बर्ग के द्विघटक सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि, मान्यता, स्वयं कार्य, उत्तरदायित्व और प्रोग्रेस ये अभिप्रेरक घटक है। ये दो, वेतन और पर्यवेक्षण, अभिप्रेरक घटक नहीं है। प्रभावी संचार की विशेषताएं। संचार का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। संचार के संदेश की भाषा बोधगम्य और सरल होनी चाहिए। और संचार समय पर ही होना चाहिए। इसकी भाषा कभी भी जटिल नहीं होनी चाहिए। संचार प्रक्रिया के निम्न अंगों को क्रमबद्ध रूप से लगाइए। संदेश भेजने वाला, उसके बाद संदेश, फिर चैनल, संदेश प्राप्तकर्ता और उसके बाद फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक के लेखक थे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की एक और पुस्तक है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के चरणों में कौन सा चरण नहीं है? तो इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस और सिलेक्शन। इसके अलावा ये वाला चरण निर्णय निर्माण प्रक्रिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ग्रेक्युनास ने नियंत्रण सीमा के अंतर्गत कितने प्रकार के संबंधों का वर्णन किया है? तो 3 प्रकार के संबंधों का वर्णन किया है। लोक सेवकों के उच्च नैतिक आचरण को इंगित करता है। ईमानदारी, निष्पक्षता और मूल्य युक्त आचरण, ये सारे। एक व्यक्ति एक बॉस, एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा का संबंध सीधा ही आदेश की एकता से है। किस प्रकार के संचार को ग्रेप वाइन या अंगूर लता संचार कहते हैं? अनौपचारिक संचार को। कौन सा सत्ता का तत्व नहीं है? उत्तरदायित्व, निर्णय लेने की क्षमता और प्रत्यायोजन का अधिकार सत्ता के तत्व है। प्रतिवेदन देना या रिपोर्टिंग सत्ता का तत्व नहीं है। सूचियों का मिलान कीजिए। साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की रचना की थी। टेलर ने द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की रचना की थी। हेनरी फेयोल की पुस्तक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और मैक्स वेबर की द प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑफ द स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह कथन नेतृत्व की जिस विचारधारा से संबंधित है वो है ट्रेट थियरी या ग्रेट लीडर थियरी ऑफ लीडर्स, ग्रेट मैन थियरी ऑफ लीडरशिप। संगठन में समन्वय स्थापित करने का प्रमुख साधन है प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और सेंट्रल हाउसकीपिंग। ये सारे के सारे समन्वय स्थापित करने के साधन है। लोकतांत्रिक देश में शीर्ष प्रशासनिक संस्था होती है कार्यपालिका। औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है, यानी हमें अनौपचारिक की विशेषता ढूंढनी है। औपचारिक पूर्णतया निर्व्यक्तिक होता है, बिल्कुल सही। इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। यह स्वतः एवं सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है, नहीं। अनौपचारिक होता है, वो स्वतः उत्पन्न होता है। इसमें कार्य विभाजन संभव होता है। अनौपचारिक की विशेषता ये होती है। सी ऑप्शन इसमें सही है। किसी भी देश और संस्था की क्वालिटी एक निर्धारित सीमा तक उसमें लगे हुए कर्मचारियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये स्टेटमेंट है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का।
प्रत्यायोजन के संबंध में सही कथन क्या है? वरिष्ठ के कार्यभार को कम करना, प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब नहीं होने देना और दूसरी पंक्ति के नेतृत्व को विकसित करने में सहायता करना, यही ऑप्शन इसमें सही है। ये आपके 40 प्रश्न थे सेकंड पेपर के और फर्स्ट पेपर के भी 40। अंतिम आंसर की जो होगी वो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जाएगी, इसलिए मैंने अपने अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हो सकता है एक आध प्रश्न में आपको अलग उत्तर देखने को मिले, तो अंतिम जो निर्णय होगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल आंसर की जारी करके ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। धन्यवाद।